नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मीन्स एजुकेटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बारे में। तीनों में क्या डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे हम लोग बात करें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी की हम लोग बात करें, चाहे महाधिवक्ता की बात करें, हम लोग नौकरशाह की बात करें, कई सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि आखिर ये कौन कौन लोग हैं और किसके अंदर आते हैं। तो पूरी चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूं। चाहे हम लोग बात करें राज्य के बारे में, चाहे केंद्र के बारे में, पूरी चर्चा करेंगे। आर्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ों को समझेंगे, कौन से भाग में आता है उसको हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे इंडिया लेवल की यूपीएससी हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड लेवल की जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, या बिहार बीपीएससी वगैरह आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नॉलेज फॉर यू। गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल दूंगा। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करें सरकार के अंग की, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये तो हमें पता है। बट चूंकि बात आई है सरकार की, ठीक है, सरकार की चूंकि बात आई है तो हमें पता है कि सरकार जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है केंद्र सरकार और दूसरा होता है राज्य सरकार। ठीक है, अब केंद्र और राज्य की बात कर रहे हैं, हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, केंद्र का मतलब हम बात कर रहे हैं यूनियन की, द यूनियन, और राज्य की हम लोग बात करें तो द स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन से आर्टिकल में और कौन सा संविधान के भाग में इसकी बात की गई है, क्योंकि इसे हम समझ पाएंगे तभी हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री किसके अंदर आते हैं। जैसे यूनियन के अंदर ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके बाद मंत्रिपरिषद, ये सारे लोग इसमें महान्यायवादी आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से स्टेट की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता, मंत्रिपरिषद, उसके बाद नौकरशाह की बात करें तो इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही इसलिए ये बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो यूनियन की बात करें, द यूनियन की बात करें, द यूनियन, तो ये किस में लिखा गया है, तो संविधान का जो भाग 5 है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द यूनियन, यूनियन के बारे में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जो है, 151, ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पे, 52 से लेकर 151 तक जो है वो किसकी चर्चा की गई है, तो ये द यूनियन की चर्चा इसमें की गई है। तो ये तो हमने अनुच्छेद देख लिया, जिसे आर्टिकल कहते हैं, और भाग 5 हमने देख लिया। आर्टिकल 52 यदि हम लोग बात करें तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की बात की गई है। ठीक है, हमारे भारतवर्ष में एक प्रेसिडेंट होगा, यह आर्टिकल 52 में की गई है। तो हम लोग विस्तृत चर्चा इसकी कभी करेंगे। तो इतना हमने समझा कि आर्टिकल 52 से 151 के बीच में द यूनियन की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ये सारी चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद द स्टेट की बात करें तो हमारे संविधान का भाग 6, ठीक है, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो द स्टेट के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा आता है, तो इसके अंदर यदि हम लोग बात करें तो आर्टिकल 151 के बाद 152 आता है, तो 152 से शुरुआत होता है और 237 तक ये जाती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत वही हमने बोला कि मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सारी चीज़ें आती है। तो इतना हमने समझ लिया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे हम लोग बात करेंगे, चूँकि हमने यहाँ तक बात कर ली, अब हमें समझना ये है कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, ठीक है, सरकार के 3 अंग कौन कौन से होती है, तो एक तो होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका जिसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं इंग्लिश में, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। दूसरा होता है क्या, एग्जीक्यूटिव। दूसरा होते हैं हमारे विधायिका, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। तीसरा हो गया यहाँ पे न्यायपालिका, जिसे हम कहते हैं जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपने इसके पहले किसी वीडियो में ना देखा हो, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। जुडिशरी देखिए, अब यदि हम लोग बात करें, सबसे पहले विधायिका से शुरुआत करते हैं, तब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। विधायिका की हम लोग बात करें तो विधायिका में क्या चीज़ें होती है, विधायिका पहले काम क्या करती है, विधायिका जिसको व्यवस्थापिका भी हम कहते हैं हिंदी में, विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, लॉ का निर्माण करना। ठीक है, इसका मतलब हमें पता है ना कि कानून का निर्माण कौन करती है, तो संसद करती है, राइट। यदि हम लोग केंद्र की बात करें, हम राज्य की बात करें तो राज्य जो है, राज्य में क्या हो जाएगी, तो विधानसभा और विधान परिषद। कुछ कुछ स्टेट में विधान परिषद भी है, जैसे हम लोग बिहार की बात करें, मगर मैक्सिमम जो स्टेट है वहाँ पे विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे केंद्र की, साथ में समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है,
तो केंद्र में हमने बोला यहाँ पे संसद, सबसे पहले क्या होता है संसद, साथ ही साथ इसमें राष्ट्रपति भी होंगे, प्रेसिडेंट भी होंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि विधायिका में दो लोग होंगे, एक तो संसद, दूसरा राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति इसमें इसलिए शामिल है क्योंकि संसद का काम होता है, मतलब विधायिका का काम होता है कानून बनाना। तो कानून मान लीजिए संसद में बना, संसद में कौन कौन सा होगा, तो एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिला के विधायिका बनती है, इसलिए क्योंकि लोकसभा में बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा जाएगी और राज्यसभा में बिल पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगी और उसमें राष्ट्रपति साइन करेंगे, तभी वो कानून बनेगा। इसलिए राष्ट्रपति जो है वो विधायिका का अभिन्न अंग है, इतना आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। अब कानून जो है विधायिका ने बना दिया, ठीक है। यदि हम लोग राज्य की बात करें तो राज्य के स्तर में भी हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य के स्तर में क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे संसद की बात करी तो हमने यहाँ पे क्या बोलना है, तो विधानसभा होगा और विधान परिषद भी होता है कहीं कहीं, ठीक है, विधान परिषद भी होता है। तो राज्यसभा के जगह में विधान परिषद होता है, ठीक है। और साथ में राज्यपाल इसमें होगा, कौन होंगे, तो राज्यपाल इसके अंतर्गत आएंगे, आपके विधायिका के अंतर्गत, ठीक है। ये हम लोग राज्य की बात करी। उसके बाद हम आ रहे हैं कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका में कौन कौन से होंगे, देखिए कार्यपालिका जो है दो प्रकार की होती है बेसिकली हम बात करें तो। एक तो होती है नाम मात्र की, दूसरी होती है वास्तविक, ठीक है। नाम मात्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति, नाम मात्र, कोई पावर तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो कहेगी उसी को इन्हें मानना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं इसे नाम मात्र की कार्यपालिका। दूसरे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, ये हो गई वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मंत्रिपरिषद हम कहते हैं। इतना हमने समझ लिया। तो ये जो राष्ट्रपति है, हमने क्या देखा, कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति है और विधायिका में भी राष्ट्रपति है, दोनों में राष्ट्रपति है, ठीक है। विधायिका के समय में उनका साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग बात करें तो कार्यपालिका को और दूसरे तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं हम लोग। कैसे, तो ये दो टाइप की होती है। कैसे दो टाइप की होती है, एक होती है स्थायी, ठीक है, स्थायी मतलब परमानेंट, और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। अब इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। स्थायी का मतलब ये हुआ कि ये क्या हुई, एक बार इसमें अपॉइंटमेंट हुआ या वैकेंसी निकाली गई और एक बार आ गए और ये स्थायी रूप से 60 साल की जब एज की रिटायरमेंट होगी तो वो, या 60 हो 62 हो जो भी हो, वो एज में रिटायर करेंगे, उसके बाद ही वो विदा लेंगे, उसे हम कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। जैसे जितने भी अफसर होंगे, चाहे वो डीएम हो, ठीक है, डीसी हो, इस प्रकार के जो अफसर आप देखेंगे ये हो जाएंगे स्थायी कार्यपालिका के अंदर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है इसे हम कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। और इसी के अंतर्गत जितने भी निचले स्तर के जो अधिकारी होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे, जिसे हम नौकरशाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गई अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी का मतलब क्या है, अस्थायी का मतलब है कि ये चुनाव के द्वारा आएंगे, ठीक है, और जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। ध्यान से देखिएगा, स्थायी जो कार्यपालिका होती है वो जनता के प्रति सीधे रूप से उत्तरदायी नहीं होती, वो क्या होती है, ये अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होती है, समझ रहे बात। लेकिन अस्थायी जो कार्यपालिका होती है ये अस्थायी रूप से आती है, 5 साल के लिए आएंगे, एक बार चुनाव होगा आएंगे, फिर हो सकता है कि अगले चुनाव में हार जाएं तो हार जाएंगे, ठीक है, इसे कहते हैं अस्थायी। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, यदि हम लोग केंद्र की बात करें तो केंद्र की बात करें तो इसमें कौन आएंगे, तो केंद्र की बात करें तो इसमें जो है आपके आ जाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। उसके बाद महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है, ये कानूनी सलाहकार होता है एक राज्य का, मतलब हम लोग बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार का ये कानूनी सलाहकार होगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम लोग राज्य की बात करें, ठीक है, तो राज्य की हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के जगह में राज्यपाल होगा, प्रधानमंत्री के जगह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के जगह में मंत्रिपरिषद ही होगा, ठीक है। और महान्यायवादी के जगह में महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, वो एक राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। तो ये अस्थायी जो है होता है, क्योंकि ये जो, यदि हम लोग महान्यायवादी की ही बात करें तो महान्यायवादी क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जितना दिन चाहेंगे उतने ही दिन ये रह पाएंगे। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आखिर ये क्या है, ठीक है। अब स्थायी की हमने बात करी थी, तो स्थायी की हमने बात करी थी, तो स्थायी में आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं न्यायपालिका की ओर। न्यायपालिका की यदि हम लोग बात करें तो न्यायपालिका में क्या है, तो न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम से हम कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमारा सबसे ऊपर का कोर्ट होता है, ठीक है।
देखिए, न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मान लीजिए कानून बनाया गया विधायिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा उसको लागू किया गया, मगर किसी ने कानून तोड़ दिया, ठीक है, या विधायिका ने ऐसा कानून बना दिया जो किसी के फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है, तो उस टाइम में कोर्ट ही क्या करेगी, डिसीजन लेगी कि ये कानून गलत है या नहीं। यदि गलत नहीं है तो लोग यदि नहीं मान रहे हैं तो उसको दंड देगी, और यदि कानून गलत है तो उस कानून को वो बदल देगी, ठीक है, वो इनवैलिड करार दे देगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जुडिशरी में। तो जुडिशरी के अंदर आप समझ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका, जो कि पिरामिड की तरह इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। एकीकृत न्यायपालिका, इसके इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। यदि हम लोग बात करें, एक राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट, एक केंद्र में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, बट ये आपस में जुड़े होते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि ये आपस में जुड़े नहीं है, मतलब केंद्र का कानून है तो वो केंद्र का अलग कोर्ट होगा, राज्य का कानून है तो राज्य का अलग कोर्ट होगा, बट हमारे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। हमारे भारतवर्ष में सभी कोर्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी हम लोग नीचे का कोर्ट में जाएंगे, फिर ऊपर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से हम लोग एक एक करके हम लोग जाते हैं और एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं। आप बोलोगे ऐसा नहीं है सर, आप गलत बोल रहे हो, फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो जाते हैं। बिल्कुल, यदि फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आर्टिकल 226 के अंदर हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये एक अलग बात है, वो फंडामेंटल राइट के लिए, बट ये आपस में जुड़े हुए हैं। कोर्ट जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके फिर हम लोग समझ लेंगे, जितने भी, चाहे हम लोग राज्यपाल हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री, तो एक एक वीडियो अब मेरी बनेगी तो आपको चीज़ें और समझ में आएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।